हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाकी के बचे हुए प्रिंसिपल्स। तो पिछले क्लास में 3 प्रिंसिपल हमने कवर अप किए थे और बाकी के जो बचे हुए प्रिंसिपल हैं वो आज के वीडियो में कवर अप करेंगे और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन सा प्रिंसिपल्स हमारे बच गए थे। अब उन प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हैं क्या। सबसे पहले हम बात करें फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब देखो नाम से ही पता चलता है फुल और डिस्क्लोजर, यानी फुल का मतलब पूरा और डिस्क्लोजर का मतलब दिखाना, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा दिखाना है, डिस्क्लोज करना है। क्या बोलते हैं? ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड, यानी कि कोई भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है जो अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट है तो आप उसको पूरा का पूरा अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। उसमें कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा A to Z अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर वो सिग्निफिकेंट है, अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तब उसको रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंट है यानी कि अकाउंट से रिलेटेड है तो फिर आप उसको पूरा का पूरा अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी चीज उसमें छूटना नहीं चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा प्रॉपर फिगर है उसी को दिखाना है, उसी को रिकॉर्ड करना है। तो दैट इज द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नेक्स्ट मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या है? देखिए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का जस्ट अपोजिट है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर क्या बताया कि जितने भी रिलेटेड आइटम्स हैं, जितने भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उनको अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड करना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन ये मैटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है ऐसा जरूरी नहीं है, हर एक चीज को रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। क्या बोल रहा है ये? इट इज द एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये जो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल है ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है। अब देखो एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, तो आप आंसर में यही चीज लिखोगे कि मैटेरियलिटी प्रिंसिपल इज द एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के जस्ट अगेंस्ट है, उसके जस्ट अपोजिट है, वो उसका एक्सेप्शन है। क्या बोलते हैं? एज पर दिस प्रिंसिपल आइटम बीइंग इररिलेवेंट, यानी जो इररिलेवेंट आइटम है जो अकाउंट्स से रिलेटेड नहीं है, नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, उसको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। यानी जो भी छोटा मोटा आइटम है, छोटा मोटा आइटम है जो कि इररिलेवेंट है उसको अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। तो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल इज द एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये सीधा बोलता है कि छोटे छोटे चीजों को रिकॉर्ड मत करो, क्यों आप अपने अकाउंट्स का बर्डन बढ़ा रहे हो, ओवर अप कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं करना है जो इररिलेवेंट है। नेक्स्ट प्रिंसिपल प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। अब देखो प्रूडेंस को हम लोग कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। अब प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स क्या होता है? तो ये होता है इट इज ए पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये प्लेइंग सेफ का एक पॉलिसी है, यानी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता क्या है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इन फ्यूचर आपके बिजनेस में लॉसेस होंगे, तो अगर कोई भी लॉसेस जो आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर में हो सकता है, आप उसके लिए अभी से अरेंजमेंट करना शुरू कर दो, उसके लिए अभी से पैसा जमा करना शुरू कर दो। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट्स होने वाला है, आप उसके लिए कोई अरेंजमेंट करो, उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। तो ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी कंसाइडर्ड, यानी जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं, एंटीसिपेटेड लॉसेस का मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है, उसके लिए अभी से अरेंजमेंट शुरू कर दो। एंड ऑल द एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स शुड बी इग्नोर्ड। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट्स होने वाला है तो खुश होने का जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर करना है। जब प्रॉफिट्स होगा तब खुश हो जाएंगे, अभी से खुश होना है, क्योंकि अगर अभी से खुश हो गए और प्रॉफिट ना हुआ तब तो फिर बड़ा दुखी होगा, तो वहां पे खुश होने का जरूरत नहीं है। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स बताता है कि अगर फ्यूचर में कोई एंटीसिपेटेड लॉस है तो उसके लिए अभी से आप अरेंजमेंट करो, जिसको हम लोग अकाउंट्स का लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोविजन बनाना। वो हम लोग को आगे पढ़ना है, अभी नहीं जाना है, बस अभी बस इतना समझो कि उसके लिए अभी से पैसा जमा करना शुरू कर दो। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट्स होने वाला है उसके लिए खुश होने का जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल इग्नोर करके चलना है। जब होगा तब हम उस समय देखेंगे उस प्रॉफिट का क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल।
देखो ये दो वर्ड से मिलकर के बना, एक हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री और कॉस्ट यानी जो हमारा लागत लगा हुआ है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट should be recorded in the books of account at the price which was acquired, यानी कि अकाउंट्स के बुक्स में आप किसी भी एसेट को उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिस पे वो खरीदा गया था। इन फ्यूचर अगर उस एसेट के प्राइस में इंप्रूवमेंट होता है या उस एसेट का प्राइस रिड्यूस करता है तो उसका इफेक्ट हमारे अकाउंट्स के बुक्स पे नहीं आना चाहिए। अकाउंट्स के बुक्स में हमेशा ये एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखेगा जिस कॉस्ट पे उसको एक्वायर्ड किया गया था। अब फॉर एग्जांपल कि हमने एक प्लांट खरीदा जिसका वैल्यू था 5 लाख रुपए, तो जब भी ये प्लांट मैंने 5 लाख में खरीदा मैं इसको अकाउंट्स के बुक्स में 5 लाख रुपए पे ही रिकॉर्ड करूंगा। इन फ्यूचर अब इसके प्राइस में चेंजिंग तो हो गई, इसका प्राइस हमेशा 5 लाख रुपए तो नहीं रहेगा, या तो ये एप्रिशिएट करेगा या फिर ये डेप्रिशिएट करेगा। तो इन फ्यूचर अगर इसका प्राइस एप्रिशिएट करता है तो आप उसको अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। इन फ्यूचर अगर इसका प्राइस डेप्रिशिएट करता है तो भी आप उसके अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। अकाउंट्स के बुक्स में हमेशा ये ओरिजिनल प्राइस पे दिखेगा। लेकिन हाँ, अब ये प्लांट है, यूज होगा, इस पर डेप्रिसिएशन को चार्ज होगा, तो जब भी इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो आप ईयर बाय ईयर उसका वैल्यू थोड़ा थोड़ा घटा सकते हो। लेकिन अकाउंट्स के बुक्स में ये ओरिजिनल कॉस्ट यानी 5 लाख रुपए पे ही रिकॉर्ड होगा। क्या बोल रहे हैं? दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग, यानी कि आने वाले जितने भी अकाउंटिंग होंगे आने वाले ईयर में सारे अकाउंटिंग इसके ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होंगे। तो ये कॉस्ट होता है आने वाले ईयर में अकाउंटिंग करने का बेस, इसी के बेस पे हम आने वाले ईयर में इस प्लांट का अकाउंटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी न किसी चीजों को हमने मैच कराना है। क्या होता है मैचिंग प्रिंसिपल? As per this principle, all costs which are applicable to revenue, यानी कि ये प्रिंसिपल्स बताता है कि अगर आप कोई इनकम कमा रहे हो तो उस इनकम को कमाने में जो खर्चा हुआ है उस खर्चा को इनकम में से ही काटो, इनकम में से ही घटाओ। As per this principle, all the costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue, यानी जिस इनकम को कमाने में जो खर्चा हुआ उस खर्चा को उस रेवेन्यू में से ही काटो, तब आपके बिजनेस का एक्चुअल पोजीशन पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो। अब फॉर एग्जांपल कि इस साल हमने 10 लाख रुपया कमाए, अब उस 10 लाख रुपए को कमाने में 6 लाख रुपए का खर्चा भी हुआ, तो वहां पे जो खर्चा है वो 10 लाख रुपए में से ही काटा जाएगा, तब एक्चुअल पोजीशन पता चलेगा कि हम प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में हैं। तो जिस ईयर में खर्चा हो रहा है उस ईयर के रेवेन्यू में से ही आप उस खर्चा को काटो, एक्चुअल पोजीशन तभी पता चलना है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। अब फॉर एग्जांपल कि हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड किया। एडवर्टाइजमेंट क्या है ये सबको पता है ना, विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया। अब ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जब हमने पे किया तो ये 5 इयर्स के लिए पे किया, अगले 5 सालों के लिए। अब सपोज करो कि ये मैंने 50,000 पे किया 5 सालों के लिए, तो फिर ये खर्चा जो है वो 5 सालों का खर्चा है, तो हम उसको सिर्फ एक ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 5 साल का खर्चा तो उसको 5 ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा, 5 ईयर के रेवेन्यू में से डिडक्ट किया जाएगा। यानी पर ईयर अगर हम देखें तो 10,000 रुपया का खर्चा आ रहा है, तो ये 10,000 रुपया का खर्चा पर ईयर के रेवेन्यू में से घटाना होगा। ऐसा नहीं कि 50,000 रुपया पूरा का पूरा वन टाइम, क्योंकि इसका फायदा तो आपको 5 सालों तक मिलने वाला है, खर्चा तो 5 सालों का है। तो फिर आप इसको 5 सालों के रेवेन्यू में से धीरे धीरे काटेंगे 10,000 रुपया पर ईयर करके। तो ये होता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। अब उसके बाद एक लास्ट हमारा आता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या है? तो यहां बोल रहा है एवरी ट्रांजैक्शंस अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट, यानी कोई भी ट्रांजैक्शंस होगा बिजनेस में वो कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। क्योंकि देखो कोई भी ट्रांजैक्शन होनी है ना तो वो अकेले नहीं होना है,
उसमें एक, अब फॉर एग्जांपल कि हमने कोई गुड्स परचेज करा, तो कोई सेल करने वाला होगा तभी तो हमने परचेज करा। अब मैंने कोई गुड्स सेल करा तो कोई खरीदने वाला होगा तभी मैंने सेल करा। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई खर्चा किया, मैंने समोसा खाया, तो कोई समोसा खिलाने वाला होगा तभी तो मैंने समोसा खाया, खर्चा हुआ। अब जब मैंने समोसा खाया तो मेरा 20 रुपया खर्चा हुआ, तो किसी पार्टी का इनकम भी तो हो रहा है। अब जो समोसा खिला रहा है उसका इनकम भी हो रहा है। अगर मेरा खर्चा है तो समोसा खिलाने वाले का इनकम भी है। यानी हर एक ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 लोग इंक्लूड होते हैं, 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं, दैट इज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब इसी डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे हमारा बनता है एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये हमारा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, तो ये ऑलमोस्ट हमारे सारे प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए। अगर और भी कोई प्रिंसिपल्स आपको बुक में कुछ नया प्रिंसिपल दिखे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ऑलमोस्ट सारे प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, और कोई प्रिंसिपल्स एटलीस्ट नहीं बचे हुए हैं तो आप इसको एक बार चेक करो, एनसीईआरटी का बुक्स का लैंग्वेज चेक करो, अदर राइटर के बुक से पढ़ो, सारे इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएंगे जो मैंने समझाए। तो यहाँ पे करो। अब इसके बाद इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है हम लोग उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें, लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम लोगों को ये अकाउंट्स की सारी जानकारी मिलते रहे।